अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो हमने जो इससे पहले लेक्चर 3 लेक्चर जो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और लेक्चर नंबर 1 में जो हमने अकाउंटिंग डेफिनेशन को कवर किया था। लेक्चर नंबर 2 में हमने जनरल बनाया था। और लेक्चर नंबर 2 के जो है दो पार्ट थे। इसके बाद हमने लेक्चर नंबर 3 बनाया जिसमें हमने लेजर अकाउंट और ट्रायल बैलेंस को डिस्कस किया था। लेक्चर 3 के भी 2 पार्ट होंगे। तो अब लेक्चर नंबर 4 है और इसके अंदर हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस को देखकर इनकम स्टेटमेंट। इस इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ये जो अकाउंटिंग में वीडियो स्टार्ट से बना रहा हूँ, ये बेसिकली एक बिगिनर लेवल की अकाउंटिंग है। ये एक बिगिनर लेवल की अकाउंटिंग है। तो बिगिनर लेवल की अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि ये जो है ना वो स्टार्टिंग लेवल की है। मतलब 11th क्लास 12th क्लास डीकॉम हो गया, इस तरह करके डीबीए हो गया। तो इस तरह की जो यानी कि अगर कॉलेज लेवल पे देखा जाए तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की जो अकाउंटिंग है, ये उस अकाउंटिंग के टॉपिक्स पे उस माइंडसेट को मैं टारगेट करते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये लेक्चर नंबर 1 2 3 4 जितने भी हैं, जितने भी टॉपिक कवर हो रहे हैं, वो सब मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो स्टार्टिंग है, जो बेस है, वो लोगों की जो है वो ज़रा जो यानी जो स्टूडेंट हैं हमारे, उनकी जो है वो बेस मजबूत हो सके। क्योंकि अगर आपको जो है ना अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स स्टार्ट से ही पता हैं तो आगे अकाउंटिंग आपके लिए इतना मसला क्रिएट नहीं करेगी। सही है। तो अब अगर देखा जाए तो ये तो बिगिनर अकाउंटिंग है, सही है, इतनी हाई लेवल की नहीं है। तो मैं जब इसको कंप्लीट कर लूँगा, एडजस्टिंग एंट्रीज तक, क्लोजिंग एंट्रीज तक, आगे हम जो है इनकम स्टेटमेंट के बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद जो है हम इसमें क्लोजिंग एंट्रीज करेंगे, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट के बाद हम क्लोजिंग अकाउंट बनाएंगे, और क्लोजिंग अकाउंट के बाद एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे, और वो जो है ना हमारा एंड होगा। इसके बाद जो है मैं कोशिश करूँगा कि मैं स्टैट्स का जो है वो टॉपिक को कवर करूँ। मैं स्टैट्स में 4 टॉपिक कवर करूँगा। वो फिर इंशाल्लाह स्टैट्स की अलग प्लेलिस्ट होगी, स्टैट की अलग वीडियोज़ होंगी, उसके अंदर मैं ये चीज़ डिटेल से डिस्कस करूँगा। और उसके बाद स्टैट्स की वीडियोज़ ख़त्म करने के बाद मैं इंशाल्लाह अकाउंटिंग के ऊपर हाईली लेवल की यानी हाई लेवल की अकाउंटिंग को कवर करूँगा। हाई लेवल की अकाउंटिंग कवर करने से मेरा मतलब ये है कि जो हमने जर्नल एंट्रीज़ करी हैं, वो तो एक कॉमन सी जर्नल एंट्रीज़ थी। इसके बाद जो जर्नल एंट्रीज़ होंगी उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कम्प्लेक्सिटी होगी, तो ताकि उस चीज़ को भी जो है ना स्टूडेंट समझ सके। फिर इसमें जो लेजर अकाउंट है उसमें भी कम्प्लेक्सिटी आएगी। फिर इसमें जो बैलेंस शीट है, इसमें जो इनकम स्टेटमेंट है, ट्रायल बैलेंस है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स होंगी। तो उस चीज़ को फिर मैं कवर करूँगा इंशाल्लाह। तो ये जो वीडियोज़ हैं, ये कोई बंदा ये ना समझे कि ये वीडियोज़ मैंने हाई लेवल के लिए बनाई। ये वीडियो बेसिकली मैंने बिगिनर लेवल के लिए बनाई है, जो स्टार्ट में जिसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 भी बोलते हैं, IAS 2, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स 2 जो होता है हमारा, IAS 2 जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग ये सब वीडियोज़ बनी है। तो ये मत समझा जाएगा भई ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं है, ये बिल्कुल वो है, बिगिनर लेवल की है। तो आज हम जो है इस पे डिस्कस करेंगे इनकम स्टेटमेंट पे। इससे पहले मैं एक और चीज़ क्लियर करूँ कि आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में, मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर मिल जाएगा आपको, और मेरा जो है वो ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। प्रोफेशनली तौर पे अगर आप मुझे अप्रोच करेंगे, यानी ईमेल के थ्रू अगर आप मुझे अप्रोच करेंगे, तो वो ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। तो मैं आपको वहाँ पर आपकी जो चीज़, जो रिक्वायरमेंट होगी, या आपकी कोई फीडबैक होगी, या आपकी कोई कंप्लेन होगी, या आप जो है कोई एडवाइस देना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो गया, किसी भी किस्म का नोट्स हो गया, किसी भी आप में ऐसी स्टेटमेंट में जिधर आपको इशू हो रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आप मुझे ईमेल के थ्रू भी बता सकते हैं, आप मेरे नंबर के थ्रू मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी करके बता सकते हैं। चाहिए था ये कि ये मैं फर्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करूँ, लेकिन फर्स्ट लेक्चर में जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, टाइम काफ़ी कम था मेरे पास। तो मैंने कहा कि पहले जो है चीज़ें सारी कवर करते हैं। आज मैंने ये डिस्कस किया कि यार जब आप इनकम स्टेटमेंट तक पहुँच गए हैं, इसका मतलब है कि आप जो है वो इस चीज़ के अंदर सीरियस हैं। तो एक सीरियस स्टूडेंट के लिए जो है मैं अपना 100% दे सकता हूँ। तो अगर आप सीरियस हैं इस चीज़ को सीखने के अंदर, तो आपको कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे से ईज़िली जो है वो जीमेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, या फिर फ़ोन नंबर के थ्रू ईज़िली आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज हम जो है वो इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली 2 अकाउंट के ऊपर बनती है। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि इसके एंड में हमें पता चलता है कि भाई हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इनकम स्टेटमेंट में बेसिकली हमारे 2 अकाउंट होते हैं। एक होता है एक्सपेंस अकाउंट, और एक होता है इनकम, यानी कि रेवेन्यू अकाउंट। तो जो रेवेन्यू अकाउंट होता है वो हमारी इनकम होती है बेसिकली, और एक्सपेंस अकाउंट जो होता है वो हमारे अखराजात, हमारे खर्चे वगैरह होते हैं। सही है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने रेवेन्यूज़, यानी कि सेल्स वगैरह हो गई, सही है, और दूसरे रेवेन्यूज़ हो गए, इनकम समरी भी, यानी इनकम समरी जो एक स्टेटमेंट, एक जो वर्ड होता है इनकम समरी, इसका ये मतलब होता है कि हमारी जो इनकम है ना वो फुली प्लस हो चुकी है।
तो ये मतलब इनकम मतलब हमारा रेवेन्यू, मतलब हमारी सेल्स भी इसमें प्लस हो गई, हमारे जो रेंट से हमारा रेवेन्यू आया वो भी प्लस हो गया, हमारे और जो चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो चीज़ें सारी प्लस होकर उसको उस पूरे एक टर्मिनोलॉजी को कहा जाता है इनकम समरी। तो जहाँ भी इनकम समरी का वर्ड आएगा तो आप लोगों ने ये समझ जाना है यहाँ पर हमारे रेवेन्यू का जिक्र हो रहा है, हमारे होल रेवेन्यू का जिक्र हो रहा है। और जहाँ पर सेल्स का जिक्र आएगा इसका मतलब ये हमारा रेवेन्यू का जिक्र हो रहा है। सही है, तो ये दोनों सेम सेम चीज़ें, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। इनकम समरी होता है वो हमारा होल रेवेन्यू होता है। सेल्स जो हमारी है एडमिशन एडमिशन रेवेन्यू, एडमिशन फीस रेवेन्यू हो गया। तो ये समटाइम जिस तरह एक अगर किसी यूनिवर्सिटी बेस पर या किसी कॉलेज के बेस पे अगर हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाते हैं, अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उसके अंदर हमें ये सुनने को मिलता है कि भाई हमारी एडमिशन फीस अर्न, एडमिशन फीस अर्न, इसका मतलब है कि ये हमारा रेवेन्यू है, सिंपल। तो इसी तरह अगर ट्रांसपोर्टेशन है तो उसको हम कहेंगे भाई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस रेवेन्यू या फिर ट्रांसपोर्टेशन अर्न। तो ये भी हमारा रेवेन्यू है। तो ये जो चीज़ जो है ना हमारी सेल्स होती है, यानी अब फर्स्ट करो कि मैं अगर एक जो है ना मर्चेंडाइज स्टोर है, सही है, अगर वो सेल्स करेगा, सही है, तो उसका वो सेल्स रेवेन्यू होगा। इसी तरह एक है वो एजेंसी है जो फ्लाइट्स इधर उधर ले जाते हैं, सही है, एयर एजेंसी जिस तरह होती हैं, ट्रैवल एजेंसी, तो वो जो है ना उसके लिए क्या चीज़ है, उसका रेवेन्यू है, उसके टिकट प्राइजेस रेवेन्यू हो सकता है, उसकी सर्विस फीस जो है वो रेवेन्यू हो सकती है। तो इसी तरह अगर एक ट्रांसपोर्टेशन वाला है तो उसके लिए बसेस के टिकट जो हैं वो रेवेन्यू हो सकते हैं, सही है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें ना ये हमारे लिए रेवेन्यू होती है, तो इसमें बिल्कुल भी आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना, सही है। अब इसमें जो है ना हम एक तो रेवेन्यू का जिक्र करते हैं, दूसरा हमारा जिक्र होता है अकाउंट का, एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट में हमारा बेसिकली वही सारे खर्चे आ जाते हैं जो हम अखराजात होते हैं हमारे, वही सारे खर्चे होते हैं जो हम पे करते हैं ताकि हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें। सही है, जिस तरह यूटिलिटी बिल्स हो गया, वेजेस हो गई, ट्रांसपोर्टेशंस हो गई, सही है, वेजेस वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, रेंट हो गया, सैलरीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं। ये जो कुछ एक्सपेंसेस के मैं नाम ले रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है। इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट भी हमारे पास एक्सपेंस होता है, डिप्रिसिएशन भी हमारे पास एक्सपेंस होती है, सही है। ये जो चीज़ें हैं ये सब वेल नाउन एक्सपेंसेस है। तो हम इसमें बेसिकली क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में हम रेवेन्यू को जो है ना, हमारी जो टोटल रेवेन्यू होता है उसको हम प्लस कर लेते हैं और हम माइनस कर देते हैं रेवेन्यू के अंदर से, हम माइनस कर लेते हैं एक्सपेंसेस को। हमारे जितने सारे एक्सपेंसेस हैं उन सबको हम माइनस कर लेते हैं रेवेन्यू के अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के बाद यहाँ पे अगर हमें दिया होगा कि टैक्सेस भी दिए हुए हैं फलाना वगैरह वगैरह, सही है, इस तरह की और भी चीज़ होती हैं, जैसे डिविडेंड हो गया, ये चीज़ें जो है ना ये हाई इनकम स्टेटमेंट में, हाई अकाउंटिंग के अंदर काम आएगी। जिस तरह डिविडेंड होता है, टैक्सेस होते हैं और दूसरे इश्यूज होते हैं समटाइम, तो वो सब चीज़ें जो है वो हमारी हाई लेवल की फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे कि रेवेन्यू के अंदर से एक्सपेंस को हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उस नेट प्रॉफिट को जो है ना हम ओनर इक्विटी अकाउंट, एक छोटा सा अकाउंट बनता है ओनर इक्विटी नाम से, तो वो छोटा सा अकाउंट हम बनाएंगे ओनर इक्विटी के नाम से और उसके अंदर जो है ना हम नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे ओनर इक्विटी के अंदर। सही है, तो ये तो सारी जो है ना वो एक थ्योरी होगी जो मैंने आपको वर्बली बता दी है, लेकिन जब ये चीज़ हम कार्डबोर्ड के ऊपर यानी व्हाइट बोर्ड के ऊपर जब हम ये चीज़ प्रैक्टिकली करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ये डेट क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट हम बनाते किस तरह हैं। ओके, तो इस तरह जो है हमारी इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है। इनकम स्टेटमेंट में जी सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट मेंशन करते हैं, फिर उसके बाद हम कंपनी का नाम मेंशन करते हैं, फिर उसके बाद हम डेट को मेंशन करते हैं, फिर हमारे पास सबसे पहला जो कॉलम होता है वो डिटेल का आता है। डिटेल के अंदर हमारा जो पहला हम सब कॉलम बनाते हैं उसको हम कह देंगे रेवेन्यू। तो इस एरिया में हम जो है वो रेवेन्यू के नाम लिख देते हैं, रेवेन्यूज़ को मेंशन कर देते हैं। इस एरिया में हम रेवेन्यूज़ की अमाउंट को मेंशन कर देते हैं और इस एरिया में हम जो है रेवेन्यू की टोटल अमाउंट को मेंशन कर देते हैं। इसी तरह जो है हम एक्सपेंस को कहते हैं, तो एक्सपेंस में यहाँ पर हम एक्सपेंसेस के नाम लिख देते हैं, यहाँ पर हम एक्सपेंसेस की अमाउंट लिख देते हैं और यहाँ पर उस अमाउंट को टोटल करके हम एक्सपेंसेस की टोटल अमाउंट लिख देते हैं हम। तो इस तरह से हमारा फॉर्मेट बनाया जाता है इनकम स्टेटमेंट का। तो दूसरा कॉलम हमारे पास अमाउंट का आता है, तीसरा हमारा टोटल अमाउंट का आता है। दूसरे कॉलम में हम जो है वो पहले जो मेंशन की होती है हमने रेवेन्यू या एक्सपेंस उनकी हम अमाउंट लिखते हैं और तीसरे कॉलम में हम यानी कि टोटल अमाउंट के कॉलम में हम सारों को प्लस करके एक बार ही हम टोटल अमाउंट के कॉलम में उसको फिल कर देते हैं। तो इस तरह सेम चीज़ जो है एक्सपेंस की उसमें भी होती है।
अच्छा, तो इस तरह जो है हमारा सिंपल इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है। इनकम स्टेटमेंट हम जो है वो ट्रायल बैलेंस को देखकर बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट का यही फॉर्मेट जो है मैंने एक्सेल में भी प्रिपेयर कर दिया है, ताकि नेक्स्ट टाइम पे जब हम जो है 2-3 एंट्री यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे करके इंशाल्लाह फिर हम जो है ना वो एक्सेल के ऊपर अपने आप को शिफ्ट कर लेंगे। एक्सेल में जो है एंट्रीज करना, एंट्रीज बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है, एंट्रीज सिखाना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है वो कैलकुलेटर की मदद नहीं चाहिए होती। सिंपल हम फार्मूला लगाते हैं और सारी चीज़ें प्लस माइनस जो करना होता है वो ईजिली हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है सबसे पहले कैश है। कैश हमारा एसेट है। ये इनकम स्टेटमेंट का तो एक अकाउंट है ही नहीं। तो ये इनकम स्टेटमेंट में हम सिर्फ दो अकाउंट होते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंस होता है। अब यहाँ पर ये ऑनर इक्विटी, ऑनर इक्विटी हमारा कैपिटल होता है। कैपिटल अकाउंट की भी यहाँ मेंशन नहीं है, ये तो ये बैलेंस शीट का आइटम है, ये इनकम स्टेटमेंट का आइटम ही नहीं है। इसके बाद परचेजेज हैं। परचेजेज भी हमारे पास जो है वो एसेट होता है हमारा, तो ये भी हमारा इनकम स्टेटमेंट का आइटम नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास है सेल। तो नंबर 4 में हमारे पास मेंशन हुई हुई है सेल, और ये सेल जो है ना वो बेसिकली हमारा रेवेन्यू होता है। तो ये सेल जो है हमारा बेसिकली ये सेल हमारा जो है वो इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। तो यहाँ पे हम सेल लिख देंगे। सेल कितनी है जी? 32,000 है। तो इसके हम लिख देंगे यहाँ पे कार्डबोर्ड में मेंशन कर देंगे कि भाई व्हाइट बोर्ड में कि सेल्स का अकाउंट है। तो सेल हम लिख देंगे यहाँ पर सिंपल। सेल्स कितने की हैं? 32,000 की। सिंपल। अब हम देख लेते हैं वहाँ पर और कुछ ऐसा है जो हमारा रेवेन्यू हो। यहाँ पर बैंक है, अकाउंट पेबल्स हैं, ड्राइंग है, फीस अकाउंट रिसीवेबल है, ट्रांसपोर्टेशन है, सेल्स रिटर्न है, और परचेज रिटर्न है, वेजेस है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, रेंट है। तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट के अलावा हमारे पास कोई और रेवेन्यू है ही नहीं। सही है। तो सिंपल इज दैट हम जो है सेल्स को लिख देंगे। सही है। सेल्स हमारा आ गया, और टोटल अमाउंट में हम सेम इट इज़ हम यहाँ पर 32 दोबारा लिख देंगे, क्योंकि हमारी टोटल अमाउंट भी 32 बन रही है। सही है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सपेंसेस के ऊपर। अब याद रखना यहाँ पर, अगर यहाँ पर मेरे पास तो सिर्फ सेल्स है। सही है। तो सेल्स एक सिंपल एक अकाउंट है। सही है। तो वो सिंपली मैंने पुट कर दिया। यहाँ पर समटाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अकाउंट होते हैं, जिस तरह इनकम समरी हो गई, जिस तरह और भी रेंट अर्न होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे रेवेन्यूज होते हैं, ये चीज़ें फिर यहाँ पर ऐड की जाती हैं। ये अपने बिल्कुल आप माइंड में रखना। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ सेल्स हैं, तो मैंने सेल्स को सिंपली ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम देखें तो हमारा एक्सपेंस की बारी आ रही है। एक्सपेंस हमारे कौन से हैं जी? फिर उसके बाद बैंक है। बैंक हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये तो हमारा एसेट है। अकाउंट पेबल जो है हमारी लाइबिलिटी होती है। ड्राइंग हमारा होता तो एक्सपेंस है, लेकिन ड्राइंग जो है वो रिलेट करता है ऑनर इक्विटी के साथ। सही है। वो कैपिटल के साथ रिलेट करता है। तो ड्राइंग जो है वो बेसिकली हम इसको सब्ट्रैक्ट तो करेंगे, जाहिर है एक चीज़ कमी तो आई है बिजनेस के अंदर, तो उसको सब्ट्रैक्ट तो हम करेंगे, लेकिन वो सब्ट्रैक्ट हम करेंगे जब इनकम स्टेटमेंट के बाद हम ऑनर इक्विटी अकाउंट बनाएंगे ना, तब उसके अंदर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ड्राइंग जो है वो रिलेट करता है ऑनर के साथ। तो यहाँ पर ये है तो एक्सपेंस, लेकिन ये इनकम स्टेटमेंट का आइटम नहीं है, ये जो है वो ऑनर इक्विटी अकाउंट का आइटम है। इसके बाद हम देख लेते हैं फीस अकाउंट रिसीवेबल। ये भी इसके अंदर नहीं आएगा। फीस अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल बेसिकली हमारा एसेट होता है। एसेट इसकी जो है ना, अगर हम बैकग्राउंड को देखेंगे तो हमें जो रिसीव करना है वो कैश है ना। सही है। तो जब हम कैश रिसीव करेंगे तो वो हमारा एसेट होगा। तो ये अकाउंट रिसीवेबल क्या हुआ? इनडायरेक्टली ये भी हमारा एसेट हुआ। इस तरह ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन हमारा जो है वो एक्सपेंस होता है। इसको हम लिख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन कितने? 3,000 की है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रांसपोर्टेशन 3,000। तो ये 3,000 की हमारी ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी। ये हमने इधर अमाउंट में लिख ली। अब उसके बाद हम देखते हैं जी नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा सेल्स रिटर्न है। तो देखो सेल्स रिटर्न यानी हमने सेल्स करी थी और सेल्स हमारी रिटर्न हुई है। तो सेल्स जो हमने किया था तो वो बेसिकली हमारी इन्वेंट्री थी जो हमने सेल करी थी। सही है। तो उसके सेल करने से हमारे पास कैश आया था। सही है। तो जब ये सेल्स रिटर्न हो गई हैं, सही है, ये जब सेल्स रिटर्न हो गई हैं मतलब सेल्स हमारी जो थी वो वापस हो गई, यानी कि हमारे पास क्या वापस आ गया? हमारे पास इन्वेंट्री वापस आ गई है। सही है। तो जब इन्वेंट्री वापस आई है तो ये हमारे पास क्या हो? इन्वेंट्री हमारी क्या होती है? एसेट होता है। सही है। तो ये सेल्स रिटर्न इनडायरेक्टली हमारे पास एसेट है। सही है। तो ये हमारा जो अकाउंट पेबल है, अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट पेबल है, सेल्स रिटर्न है और परचेज रिटर्न, ये हमारा बेसिकली बैलेंस शीट का आइटम होता है। तो इसको जो है हम बैलेंस शीट में इस्तेमाल करते हैं, बैलेंस शीट में यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह परचेज रिटर्न है, ये भी हमारा बैलेंस शीट का आइटम है। फिर ये देख लेते हैं वेजेस है, इंश्योरेंस प्रीमियम है और रेंट है। ये तीनों हमारे जो होते हैं वो एक्सपेंसेस हैं। तो इस तीनों को हम लिख देंगे सिंपल। पहले पे क्या था हमारा? पहले पे वेजेस था। कितने थाउजेंड से? 2,000 से। इसके बाद हमारा क्या था? इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस प्रीमियम था, और फिर उसके बाद रेंट था। देते हैं क्या चीज़ थी हमारी वो हमारा क्या कौन सा एक्सपेंस था? वेजेस हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम। वेजेस हमने लिख दिया है ऑलरेडी, हम लिख चुके हैं वेजेस 2,000 से। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम हम लिख देते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम। सही है। अब ये कितना था? ये 2,000 से था ये भी। इसके बाद हमारा रेंट है।
रेंट हम लिख देते हैं, तो ये हमारा भी 2000 से। तो इसकी टोटल अमाउंट कितनी बन रही थी, टोटल हमारे पास बन रही थी, इसमें प्लस कर लेते हैं हम, 3000, 5000, 4000, 9000। तो ये हमारा टोटल 9000 बन रहा है, तो इसका हम टोटल लिख देंगे 9000। सही है। तो ये इस तरह जो है हमने सेल्स का, पहले इसमें सेल्स की एंट्री हमने कर ली। अमाउंट में सेल जो है हमारे पास हुई थी 32,000 की, तो अमाउंट हमने सेल्स में अमाउंट 32,000 लिख दी। इसके बाद हमारा कोई अकाउंट नहीं था, तो हमने टोटल में 32,000 हमने लिख दी। इसके बाद जो है हमारा एक्सपेंसेस का आ गया। एक्सपेंसेस में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन था, वेजेस थे, इंश्योरेंस प्रीमियम था और रेंट था। अब एक और चीज़ यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी है कि अकाउंटिंग की इन स्टेटमेंट्स में माइनस का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। तो एक चीज़ को माइनस करने के लिए हम जो है उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा देते हैं। इसका मतलब है कि ये सिंपल माइनस होगा। तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने जो है ना इसको जो एक्सपेंसेस है, टोटल एक्सपेंसेस जो है हमारे, इसको हमने माइनस करना है सेल के अंदर से। तो ये हम माइनस कर लेते हैं इसको। ये तो या तो ये हमारा नेट प्रॉफिट होगा या तो ये हमारा नेट लॉस होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको हम जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा। तो इसमें से हम माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 23,000। ठीक, तो ये 23,000 बेसिकली क्या चीज़ है, ये 23,000 हमारे पास प्रॉफिट है। ठीक, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है ना, सही है। तो ये हमारे पास देख, अगर हम इस तरह भी अगर हम देखें तो बेसिकली जो सेल्स हैं वो हमारी ज़्यादा है और हमारे जो एक्सपेंस है वो कम है। तो ये हमारा प्लस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब है ये हमारा प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इन दोनों चीज़ों को, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो चाहे ब्रेक इवन पॉइंट हो, वो उसको हम, अगर ब्रेक इवन होगा तो ऑब्वियसली जीरो होगा एग्जैक्टली। तो जब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो इसके बाद हम इसमें एक अकाउंट बनाएंगे जिसे हम कहेंगे ऑनर इक्विटी अकाउंट। तो ऑनर इक्विटी अकाउंट में जो प्रॉफिट होगा तो हम इसे जाकर ऑनर के पास प्लस करेंगे, और अगर ऑनर ने कोई ड्राइंग करी होगी तो उसको तो हम माइनस कर देंगे। सही है। इस तरह अगर हमारा लॉस होगा तो जाके हम अकाउंट में जो है वो लॉस को भी ऐड करेंगे, और उसके बाद उसकी अगर ड्राइंग करी होगी तो ड्राइंग को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो ये जो हमारा जो आइटम हमारे पास आया है, इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट, ये हमारा बेसिकली प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट अब हम एडजस्ट करेंगे ऑनर इक्विटी अकाउंट के अंदर। ओके, तो इस तरह जो है हम इसमें एक्सेल में एंट्री कर देंगे। जिस तरह इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ, एक बार फिर कहता हूँ कि हमारे पास जो सेल्स थी वो 32,000 थी, हमने अमाउंट में 32,000 लिख दी। फिर इसके बाद सेल्स के अलावा हमारे पास कोई और रेवेन्यू था नहीं, अवेलेबल नहीं था, तो हमने सिंपली इसमें अमाउंट में, टोटल अमाउंट में भी 32,000 लिख दिया। इसके बाद हमारा एक्सपेंसेस आया था, हमारे पास जो है ट्रायल बैलेंस में 4 एक्सपेंस थे, ट्रांसपोर्टेशन था, वेजेस था, इंश्योरेंस प्रीमियम था और रेंट था। तो इन सारों को हमने जो है वो अमाउंट में लिख दिया, 3000, 2000, 2000 एंड 2000। इसके बाद हमने इन सारों को प्लस कर लिया, तो हमारे पास वैल्यू आई 9,000। तो जो 9,000 हमारे पास वैल्यू आई है, अब बेसिकली हम इस 9,000 को माइनस करेंगे हम, यानी 32,000 में से 9,000 को हम माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 23,000। तो 23,000 जो बेसिकली वैल्यू है ये हमारे पास प्रॉफिट है, ठीक है। ये प्लस में आ रहा है, तो जो प्लस में चीज़ आएगी ये हमारा प्रॉफिट होगा। अब सेम चीज़, अब इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को हम लेकर जाएंगे ओनर इक्विटी अकाउंट के अंदर। अब हम ओनर इक्विटी अकाउंट बना देते हैं इसका। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ओनर इक्विटी अकाउंट का फॉर्मेट किस तरह होता है। तो ओनर इक्विटी का अकाउंट का जो ओनर इक्विटी स्टेटमेंट जो है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है कि सबसे पहले हम ओनर इक्विटी स्टेटमेंट लिख देते हैं। यहाँ पे कैपिटल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, और इसके बाद हम कंपनी का नाम मेंशन करते हैं। यहाँ पर हम जो है वो ओनर का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, कंपनी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, और फिर इसके बाद डेट मेंशन करते हैं कि जिस डेट को हम ओनर इक्विटी स्टेटमेंट बना रहे हैं। ओके, तो इसका सबसे पहले कॉलम होता है डिटेल का। डिटेल के कॉलम में हम सिंपली जो है वो लिख देते हैं कि ओनर इक्विटी लिख देते हैं, फिर जो चीज़ माइनस करनी होती है, जो चीज़ प्लस करनी होती है, उनका नाम मेंशन कर देते हैं। अमाउंट के कॉलम में हम अमाउंट मेंशन कर देते हैं, और टोटल अमाउंट में हम टोटल अमाउंट जो है वो जो टोटल ओनर इक्विटी आती है उसको हम लिख देते हैं, उसको हम मेंशन कर देते हैं। तो देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पर ओनर इक्विटी कितनी थी। तो यहाँ पर हमारे पास ओनर इक्विटी कैपिटल यहाँ पर हमारे पास 80,000 था। तो ओनर इक्विटी यहाँ पर 80,000, तो हम वहाँ पर सिंपल इसको लिख देंगे ओनर इक्विटी 80,000। कितना था, ये 80,000 था। सही है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस में कौन सा ऐसा आइटम है जो ओनर इक्विटी स्टेटमेंट में हम यूज़ करेंगे। परचेज भी नहीं है, सेल्स भी नहीं है, बैंक अकाउंट भी कुछ नहीं, अकाउंट पेबल भी नहीं, लेकिन हमारे पास ड्राइंग है। ड्राइंग जैसा कि मैंने कहा था ये हमारा कैपिटल के साथ, यानी ये हमारा ओनर के साथ रिलेट करता है, तो ये हम मेंशन ज़रूर करेंगे। तो ड्राइंग हमारे कितने हैं, 1000 से हो रही है। अब ड्राइंग जो है वो ओनर ने पेमेंट निकाली है, तो सिंपल ये यहाँ पर हम माइनस करेंगे। तो हम लिख देंगे ड्राइंग कितनी है, 1000 है, और इसमें हम कर देंगे ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ हमें माइनस करना है। तो माइनस करना जैसे मैंने पहले उसमें बताया इनकम स्टेटमेंट में कि अकाउंटिंग के लैंग्वेज में माइनस नहीं होता, तो हम सिंपल उसको ब्रैकेट डाल देते हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा अकाउंट है। इसके बाद हमारे पास इनकम स्टेटमेंट आ रही है। इस इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है। अब प्रॉफिट भी ज़ाहिर है ओनर का ही होता है, तो हम प्रॉफिट को भी जाके उसमें ऐड कर देंगे। तो हमारा नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा यहाँ पर। कितना प्रॉफिट था, 23,000।
तो ये हमारा जो है टोटल इसका प्रॉफिट बन जाएगा। अब इसके अलावा हमारे पास और कोई चीज़ें नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको प्लस कर लेंगे। अब 80,000 में से हम 1,000 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 79,000। 79,000 में हम प्लस कर लेंगे 23,000, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1,02,000। तो ये हमारे पास जो 1,02,000 होगा, सिंपली हम इसको अब इस्तेमाल करेंगे, इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे उसके बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर इसलिए इसे यूटिलाइज़ करेंगे क्योंकि जब हम ओनर इक्विटी, जो बैलेंस शीट की इक्वेशन होती है वो कहते हैं एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। ये हमारे पास बैलेंस शीट की इक्वेशन होती है कि जो आपके एसेट हैं वो हमेशा इक्वल आने चाहिए आपकी लाइबिलिटी और ओनर इक्विटी के साथ। ओनर इक्विटी जब लाइबिलिटी और ओनर इक्विटी को प्लस करेंगे तो उसके साथ आपके एसेट हमेशा इक्वल आने चाहिए। इसमें समटाइम ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि हमारे पास लाइबिलिटी अवेलेबल नहीं होती और ओनर इक्विटी अवेलेबल होती है, सही है, और एसेट्स अकाउंट अवेलेबल होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम सारे एसेट्स को प्लस कर लेते हैं और कैपिटल की जगह हम जो है फिर वैल्यूज पुट कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर। एक एसेट की जगह हम एसेट की वैल्यू पुट कर देते हैं, ऑनर इक्विटी की जगह ऑनर इक्विटी की वैल्यू पुट कर देते हैं। फिर हम वैल्यूज को आगे पीछे करके, यानी कि अगर अगर ऑनर इक्विटी यहाँ प्लस में है तो वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, तो सिंपली हम वहाँ जाके ऑनर इक्विटी को जो है ना ऑनर इक्विटी को माइनस कर देंगे एसेट के अंदर, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, लाइबिलिटी आ जाएगी। सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं स्टार्ट में, फिर उसके बाद जो है बीच में हम एडजस्टिंग एंट्रीज भी होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ओनर कैपिटल है, ओनर इक्विटी जो हमारे पास टोटल है वो 1,02,000 है। 1,02,000 जो है वो हम बैलेंस शीट में इसको ओनर इक्विटी की जगह लिखेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में हम 80,000 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 80,000 अगर हम लिखेंगे तो अब ड्राइंग भी तो हुई है, ड्राइंग भी तो कहीं पे मेंशन करना है, फिर प्रॉफिट भी तो हुआ है, प्रॉफिट भी कहीं पे जाएगा। तो ये तो बेसिकली जो ये इन सब चीज़ों के लिए हम ओनर इक्विटी स्टेटमेंट बनाएंगे, जिसमें हम जो है ड्राइंग को माइनस कर लेंगे और नेट प्रॉफिट्स को प्लस कर लेंगे ओनर इक्विटी में, तो हमारे पास टोटल नेट ओनर इक्विटी आ जाएगी। फिर उसको जो है हम बैलेंस शीट के अंदर मेंशन करेंगे। अभी के लिए जो है आज के लिए इंशाल्लाह इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।